आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आपको सफल बनना है तो सबसे पहले आपको चतुर बनना पड़ेगा। ज्यादा सरल और सीधे रहने की कोशिश करोगे तो लोग आपको बेच देंगे, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सरल और सीधे पेड़ को ही काट दिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े पेड़ को छोड़ दिए जाते हैं। इसलिए आपको सीधा नहीं बनना है, आपको सबसे चालाक और चतुर बनना है, क्योंकि एक चतुर चालाक व्यक्ति अपनी सफलता के लिए नक्षत्रों की गणना पर अपनी भाग्य की परीक्षा नहीं करता। वो तो अपने कार्य को शीघ्र सफल होना देखना चाहता है। वो नक्षत्रों के चक्कर में नहीं पड़ता। वो तो हमेशा अपने चतुराई और आत्मविश्वास से अपने कार्य को कैसा भी करके सफल बना देता है। अगर बाकी लोगों की तरह आपको भी सफल और चतुर बनना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देरी के आपको एक चतुर चालाक किसान की कहानी सुनाते हैं, जिससे आप खुद समझ सकते हैं कि सफलता पाने के लिए चतुर बनना कितना जरूरी है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नंदी नाम का राज्य था। उस राज्य की जनता अपने राजा से बहुत खुश थे। राजा भी जनता की समस्याओं को ध्यान में रखकर काम कर रहा था। हर कोई राजा के काम की प्रशंसा कर रहा था, लेकिन राजा की उम्र अभी साथ नहीं दे रही थी। यानी कि नंदी राज्य का राजा बूढ़ा हो चुके थे। ज्यादा उम्र होने के चलते राजा सब जिम्मेदारियों से मुक्त होकर आराम की जिंदगी जीना चाहते थे। अब नया राजा चुनने का समय भी आ चुका था, लेकिन वह राजा चुनने की प्रथा भी अनूठी और अनोखी थी। नगर के समझदार व्यक्ति गांव-गांव घूमते थे और जिससे वे अपने से भी सुस्त और मजबूत माना समझते थे, वही उनका राजा चुना जाता था। कुछ समय बाद राजा का अचानक देहांत हो गया और उस राज्य को शीघ्र ही एक नया राजा की जरूरत थी, क्योंकि बिना राजा की प्रजा तो बहुत भयभीत और असहाय महसूस कर रही थी। इसलिए परंपरा के अनुसार नगर के समझदार व्यक्ति राजा का चुनाव करने के लिए नगर भ्रमण में निकल पड़े। उसमें से एक व्यक्ति कहता है, रुको, राज्य भ्रमण को निकलने से पहले इस बात को ध्यान रखो, जैसा भी कार्य हो प्रयास भी उसी के अनुसार करना चाहिए और किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व हमारे सहायक हमारे साथ होना चाहिए। और किसी भी बड़े कार्य को पूरा करने के लिए समय तो अवश्य लगता है, इसलिए इस कार्य को पूर्ण होने तक हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए कुछ धन का आयोजन अवश्य करना चाहिए। तभी तो बिना किसी चिंता के हमारे कार्य आसानी से पूर्ण हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक व्यक्ति को सफलता नहीं मिल जाता तब तक उसे उत्साहित रहना चाहिए। और कार्य को शुरू करने से पहले व्यक्ति के मन में हर समस्या का सामना करने का चालाकी, बुद्धि और साहस होना चाहिए। ऐसे नीति को अपनाने वाले आज तक असफल नहीं हुए हैं और ना ही उन्हें कोई हरा सकता है। इसलिए हमें भी राज्य को निकलने से पहले इस बात का तैयारी करना बहुत आवश्यक है। इसके बाद राज्य में तलाश शुरू की गई। नगर के समझदार व्यक्तियों के द्वारा राज्य की हर गांव में जाने की योजना बनाई गई। योजना के आधार पर हर व्यक्ति ने अपना अपना काम बांट लिया और नगर भ्रमण करना शुरू कर लिया। राज्य के सभी समझदार व्यक्ति हर गांव जाते थे और हर व्यक्ति से मिलने की कोशिश करते थे। हर किसी से मिलने के बाद वो यही तलाशते थे कि वो व्यक्ति अपने से ज्यादा खूबसूरत वाला और होशियार है कि नहीं। लगभग 75 गांव चुनाव दल ने घूम चुका था। इतने घूमने के बाद भी उनके हाथ में कोई योग्य राजा बनने लायक व्यक्ति नहीं लगा था। हर गांव जाते थे और निराश होकर लौटते थे, लेकिन निराशा के बाद भी चुनाव दल नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ते थे। गांव-गांव घूमना भी कोई आसान काम नहीं था, लेकिन नंदी राज्य की प्रथा के कारण चुनाव दल को गांव-गांव घूमना पड़ रहा था। घूमते घूमते चुनाव दल बहुत थक चुका था, लेकिन कैसे भी करके राजा का चुनाव तो करना ही है, इसलिए उनके पास आगे जाने के सिवाय और कोई भी उपाय नहीं था। वो सब आगे निकल पड़ रहे थे एक बेहतर राजा ढूंढने के लिए। सब मेहनत करने को तैयार थे। थोड़ी आगे जाने के बाद एक पेड़ के नीचे वो सब लोग विश्राम कर रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति कहता है, हमारे राज्य के लिए एक राजा को इतना मेहनत से ढूंढना क्या जरूरत है? हम तो किसी को भी हमारे राज्य के राजा बना सकते हैं, इतना क्यों ढूंढे?
उसके बाद उन सब का मुखिया कहता है, सुनो पुत्र, जिस प्रकार एक गाय भी 100 कुत्ते से अधिक उपकार करने वाली मानी जाती है, उसी प्रकार उपकारी व्यक्ति उपकार ना करने वाले सहस्त्र ठगों से भी श्रेष्ठ होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मनुष्य जिस कार्य में निपुण हो उसको उसी कार्य में नियुक्त करना चाहिए, यानी कि एक व्यक्ति को वही कार्य सौंपना चाहिए जिसमें वो पारंगम हो, उस काम के बारे में भली भांति जानता हो, तभी जाके देश और राज्य उन्नति करता है। यदि किसी व्यक्ति को अपराजित कार्य सौंपा जाए तो वो एक व्यक्ति के लिए पूरे राज्य को हानि उठाना पड़ती है। इसलिए हमारे राज्य के लिए एक योग्य राजा ढूंढना ही हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, जो आसानी से मिल जाए वो सुख ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। मेहनत से कमाया हुआ सुख थोड़ा देरी से तो आएगा, लेकिन वो जल्दी आपसे नहीं छूटता। इसी प्रकार घूमते घूमते वो चुनाव दल एक गांव में आ पहुंचे। उस गांव का नाम था रजतगढ़। रजतगढ़ गांव का एक किसान बहुत चतुर था। सभी उनकी बुद्धि और योग्यता का हमेशा प्रशंसा करते करते तो थकते ही नहीं थे। शाम होते ही गांव की सभी किसान उसकी बैठक में आ बैठते थे। वो चतुर किसान सबको देश विदेश की रोचक कथाएं सुनाता था। कभी किसानों को खेती के बारे में ज्ञान देता था तो कभी अच्छे संस्कारों के बारे में बताता था, क्योंकि वो किसान धार्मिक और अत्यंत चालाक चतुर था। गांव में किसी को भी कोई भी समस्या हो, वो व्यक्ति उस किसान के पास समाधान ढूंढने के लिए जा रहे थे। किसान भी हर किसी के समस्याओं का हल निकाल ही देता था, इसलिए वो अपने गांव में सबसे लोकप्रिय और सर्वमान्य था। चुनाव दल उसी किसान के गांव रजतगढ़ में अपने कदम रख चुका था। गांव में आते ही चुनाव दल ने लोगों से पूछा, तुम्हारे गांव में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? गांव के सबसे छोटे बच्चे ने भी तूतला कर कहा कि क्यों, तुम किसान चाचा को नहीं जानते हो क्या? चुनाव दल ने हंस पड़ा। उन्होंने सोचा कि जरूर किसान चाचा किसी पागल का नाम होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने चर्चा की और निर्णय लिया और सोचे कि चलो, बड़े से लेकर इतने छोटे से बच्चे ने भी बोला तो एक बार देखकर जरूर आएंगे। वो चुनाव दल उस किसान को ढूंढते हुए गांव में आगे निकल गए। किसी तरह वे लोग पूछते पूछते किसान तक पहुंच गए। चुनाव दल किसान के साथ चर्चा करने लगे। किसान ने उनको भोजन करवाने के लिए आग्रह किया। अब सभी को तो भूख लगी ही थी, इसलिए वो मना नहीं कर सके। सभी ने किसान को खाना परोसने के लिए कहा। किसान ने सभी को पेट भर के खाना भी खिलाया। खाना खिलाते खिलाते किसान ने बोला, आप महोदय, मेरे कुटिया में पधारने की क्या प्रयोजन है? उन चुनाव दल के मुखिया बोले, बेटा, हम तुम्हें सब बताएंगे, आप थोड़ा धीरज रखो। किसान को परीक्षण करने के लिए मुखिया कहता है, बेटा, तुम अभी तक शादी क्यों नहीं की? वो किसान कहता है कि स्त्रियों में विवेक और लोक व्यवहार की कमी होती है। स्त्रियों का स्वभाव चंचल होता है और चंचल स्वभाव वाला व्यक्ति कई परिवार के लिए भी हानि का कारण बन जाता है, इसलिए मैंने अभी तक शादी करने के बारे में नहीं सोचा। तब मुखिया कहता है कि क्या बात कर रहे हो? इसका मतलब ये है कि कोई भी शादी ना करे? किसान कहता है कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, बल्कि इस समस्या से छुटकारा पाना चाहिए। इस समस्या का हल तभी हो सकता है जब बेटियों को अच्छा शिक्षा दिया जाएगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा, अच्छा संस्कार दिया जाएगा, तभी ये सारी समस्याओं का समाधान हो पाएगा और तभी जाके हमारा देश, हमारा शहर तरक्की करेगा। फिर खाना खाते खाते मुखिया कहता है, अच्छा पुत्र, क्या तुम ये बता सकते हो कि असल में आभूषण किसे कहा जाता है? किसान कहता है, गुरुवर, लज्जा स्त्रियों का आभूषण होता है और सभी व्यक्तियों का आभूषण धर्म होता है। जो व्यक्ति अधर्म करता है, पाप कार्य करता है, दूसरों को हानि पहुंचाता है, वो अपने शरीर को कितना भी सजाए, कितना भी आभूषण धारण क्यों ना कर ले, उसका कोई भी लाभ नहीं है। और गुरुवर, विद्या वही चीज है जो आभूषण में हीरा मोती के रूप में सजाया जाता है। ये बात सुनकर मुखिया सोचने लगता है, सच में ये तो बहुत चालाक और बुद्धिमान है। खाना खाने के बाद किसान ने सबको थोड़ा थोड़ा नमक खाने के लिए दिया। सब लोग कहते हैं, किसान भैया, भोजन के बाद आप नमक क्यों परस रहे हैं? किसान ने काम करते करते उत्तर दिया, हमारी यही रीति है। इससे फायदा ये होता है कि नमक सारे भोजन को शीघ्र पचा देता है, जिससे कि हमारा हाजमा ठीक रहता है। फिर किसान ने लय में बताना शुरू किया कि हाजमा ठीक रहे तो काम ज्यादा होगा, मेहनत ज्यादा होगी,
और मेहनत ज्यादा होगी तो फसल अच्छी होगी, मुनाफा अच्छा आएगा और मुनाफा अच्छा आएगा तो लोग खुशहाल होंगे, लोग खुशहाल होंगे तो देश तरक्की करेगा और देश तरक्की करेगा तो राजा तारीफ पाएगा। किसान की हाजिर जवाबी पर मुग्ध और अचंभित हो उठे। उन्होंने अपनी असली परिचय छिपाकर उससे दोस्ती कर ली। एक पेड़ के नीचे बैठकर दोपहर को खेत में सब गप्पे लड़ाने लगे। चुनावी दल ने किसान की और भी परीक्षा लेने की सोची। वो सब लोग मिलकर बिना किसी देरी के किसान से और भी प्रश्न करना शुरू कर दिया। उनमें से एक व्यक्ति बोला कि किसान भाई, क्या आप जानते हो, मेरा दादाजी का घर का आंगन इतना बड़ा था कि एक साइड से दूसरे साइड पर जाने के लिए घोड़े की सवारी करनी पड़ती थी। दूसरे ने तो और लंबी उड़ान भरी। वो बोला कि मेरे नाना जी का बैल इतना बड़ा था कि उसका पूंछ को तो वे रस्सी के जगह इस्तेमाल करते थे। तीसरा व्यक्ति भी कम नहीं था। उसने कहा कि मेरे सास के घर में ऐसा छायादार वृक्ष है जिसके नीचे तो पूरा गांव आराम कर सकता है। किसान को परीक्षा लेने के लिए तीनों बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहे थे। बाकी सब बैठे थे और किसान की चतुराई देखने के लिए कोशिश की जा रही थी। अब बारी किसान की थी। तब उसने कहा कि हमारे पिताजी का ढोलक इतना बड़ा बड़ा था कि उसकी थाप पूरे नगर में गूंजती थी और उस ढोलक को उठाने के लिए तो 20 लोग लगते थे। बस चुनाव दल को किसान की बात को काटने का एक अवसर मिल गया, क्योंकि वो इतने समय से किसान की एक गलती ही ढूंढ रहे थे। वो सब हाथ नचाते हुए कहने लगे कि ऐसा तो नहीं हो सकता, भला इतना बड़ा ढोलक तुम्हारे पिताजी ने कहाँ रखा था, कैसे बनवाया था, इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? किसान ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अरे भले लोगों सुनो। किसान ने पहले व्यक्ति से कहा, आपके दादाजी का सबसे बड़ा आंगन है ना, उस आंगन में मैं ढोलक को रखा था। किसान ने दूसरे व्यक्ति से कहा, वो ढोलक आपके नाना जी का सबसे बड़ा जो बैल है ना, उस बैल के चमड़े लगाया गया था। किसान ने तीसरे व्यक्ति को उत्तर दिया, आपकी सासू माँ के गांव में जो सबसे बड़ा पेड़ है ना, उस पेड़ की लकड़ी में बनाया था उस ढोलक को। किसान की बात सुनते ही चुनाव दल एक भी क्षण को ना गवाए किसान को फूलों की माला पहना दी और उनका मुखिया कहता है कि हे पुत्र, बस एक सवाल और, राजा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? किसान कहता है, हे गुरुवर, देवता उसे कहा जाता है जो धर्म का पालन करता है और करवाता है। देश भर में धर्म का पालन राज्य के नियमों के भय के कारण ही होता है, इसलिए राजा को राष्ट्र का देवता कहा जाता है और राजा के पास शक्ति और अधिकार होने से उसके महत्व में और भी वृद्धि होती है। बस इतना कहकर किसान चुप हो गया। फिर चुनाव दल ने किसान को ही अपना भावी राजा चुन लिया था। किसान से अधिक बुद्धिमान हाजिर जवाब और मजाक किया राजा उन्हें और कहाँ मिलता। किसान की चतुराई ने उसे एक सामान्य किसान से राजा बना दिया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ बड़ा पाना है, तो चतुर और होशियार बनना पड़ेगा। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, सफल आदमी का सबसे बड़ा गुण उसकी चतुराई है। जो व्यक्ति अत्यंत सरल और सीधा बना रहेगा, लोग उसका पायदान बना देंगे। इसलिए चतुर बनो, चालाक बनो और जीवन में कुछ बड़ा करके दिखाओ। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आज का वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना राय दें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एक नई वीडियो में और कुछ नई सीख के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।